तो आज हम बात करते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स के बारे में। यहाँ पे हमारे पास 4 तरह की क्लासिफिकेशन है। एंटासिड एंड HCl को जो ड्रग्स डिक्रीज़ करती हैं वो आ जाती हैं हमारे पास। H2 इन्हिबिटर, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। एंड नेक्स्ट इज़ एंटीकोलिनर्जिक, एंटीमस्कैर्निक एंड एंटीमाइक्रोबियल। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं एंटासिड से। तो एंटासिड्स को हम वीक बेसिस पे कहते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे HCl को न्यूट्रलाइज़ करते हैं एंड हमारे स्टमक के अंदर pH को इंक्रीज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो एंटासिड्स हैं वो पेराइटल सेल्स पर कोई काम नहीं करते, HCl की सिक्रीशन को कम या ज़्यादा नहीं करते, बल्कि जितना भी एसिड HCl प्रेजेंट है स्टमक के अंदर उससे ही न्यूट्रलाइज़ करने में हेल्प करते हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है डू नॉट इनहिबिट एसिड सिक्रीशन बट न्यूट्रलाइज एसिड बाय रिएक्टिंग विद इट। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरह के हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। तो हम बात करते हैं सिस्टमिक की। सिस्टमिकली अब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड, वाटर सॉल्युबल, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ शॉर्ट। तो सिस्टमिक एंटासिड्स क्या हैं, ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, अगर ये वाटर सॉल्युबल है मतलब कि जब भी ये पानी के कांटेक्ट में जाएंगे हमारी बॉडी में ये आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, एंड जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या है, वाटर सॉल्युबल। जब भी ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, सोडियम अलग एंड बाइकार्बोनेट आयंस अलग। ठीक है, इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन स्मॉल होता है एंड इसकी एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारी बॉडी में जाके काम करता है। हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, वो हमारे स्टमक में गए, स्टमक में था हमारा HCl प्रेजेंट। हमें पता है कि HCl प्रेजेंट है हमारे स्टमक में एंड एंटासिड्स ने क्या करना है, इस HCl को न्यूट्रलाइज करना है। तो वो कैसे करेंगे, अब सोडियम बाइकार्बोनेट इंटरेक्ट हुआ HCl के साथ, तो क्या हुआ, जो सोडियम था वो कैल्शियम के साथ जुड़ के NaCl बना गया। हमने क्या कहा, ये वाटर सॉल्युबल है तो ये आयोनाइज हो जाएंगे। एंड जो बाइकार्बोनेट आयंस थे इन्होंने क्या किया, कार्बोनिक एसिड बनाया। ओके, तो NaCl तो चला गया, लेकिन यहाँ पे H2CO3 आगे फिर से ब्रेक हो गए CO2 में एंड वाटर में। ठीक है, ये आप देख सकते हो कैसे रिएक्शन हुई, NaCl अलग निकल गया एंड H+HCO3 के आयंस अलग निकल गए। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो हमारा एसिड फॉर्मेशन हुई थी वो न्यूट्रलाइज हो गई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ NaCl फिर आगे जाके टूट गया। ओके, एंड यहाँ पे CO2 निकल गई एंड हमारी वाटर बन गया हमारे स्टमक के अंदर। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया तो हमारे स्टमक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो जाएगी, वो मैंने आपको दिखा दी कि कैसे, जो कि डिस्कम्फर्ट कॉज कर सकती है एंड ये अल्कलोसिस भी अक्कर कर सकता है। अगर ज़्यादा ही pH रेज हो गया तो अल्कलोसिस भी हो सकती है। इंक्रीज सोडियम लोड में कॉज एडिमा एंड चीफ हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सॉरी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो सोडियम क्या कर सकता है, अगर वो ज़्यादा एक्सेस में बन गया तो वो एडिमा कॉज कर देगा। ठीक है, एंड नॉन सिस्टमिक में क्या है, ये इनसॉल्युबल एंड पुअरली अब्जॉर्ब्ड होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये हमारे स्टमक में जाएगा एंड क्या प्रोसेस है इसका। मेन तो फंक्शन एंटासिड का ये है कि इन्होंने न्यूट्रलाइज करना कैसे ना कैसे, सिक्रीशन से, HCl के सिक्रीशन से इनको कोई मतलब नहीं, बस इनको मतलब है जो स्टमक में HCl प्रेजेंट है इसे ही न्यूट्रलाइज करें। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, ठीक है, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो मीन्स जब ये हमारे स्टमक में गया ये फिर से ब्रेक होएगा, MgCa के साथ Cl के साथ रिएक्ट हो गया, MgCl2 मीन्स कि 1 mg
एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 HCl के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस जो बाकी रह गया वो वाटर की फॉर्म में आ गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे HCl को कन्वर्ट करके हमने मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया एंड वाटर बना दिया। तो अगर इतना ज़्यादा भी हमारे बॉडी में वाटर, हमारे स्टमक में वाटर होएगा तो उससे क्या हो सकता है, डायरिया कॉज हो सकता है। ठीक है, कॉज डायरिया ड्यू टू लाइब्रेशन ऑफ MgCO3 मीन्स कि जो ये फ्री मूविंग अभी हमारे पास MgCl2 जा रहा है, इससे क्या हो सकता है, डायरिया कॉज हो सकता है। दूसरी बात कि इतना ज़्यादा वाटर जो फॉर्मेशन हो रही है वाटर की, उससे भी डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। यहाँ से क्या है, पेनक्रियास प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से पेनक्रियास हमें ये आंस देंगे HCO3 और जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, एंड यही मैग्नीशियम कार्बोनेट आगे डायरिया कॉज करने में हेल्प करता है। मीन्स कि ये इसका साइड इफ़ेक्ट है कि इससे हमें डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की। इसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम फॉस्फेट। जैसे वहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट बन रहा था, यहाँ पे एल्युमिनियम फॉस्फेट बनेगा एंड ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन, मैग्नीशियम सॉल्ट्स कॉल डायरिया एंड एल्युमिनियम सॉल्ट्स कॉज कॉन्स्टिपेशन, हेंस दीज टू आर कॉमनली यूज्ड इन कंबाइंड फॉर्म। अब हमने देखा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डायरिया कॉज कर रहा था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन। तो हमने दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों दवाइयों को इकट्ठे कंबाइंड फॉर्म में देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट वर्क सिमिलर है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ऑल्सो कॉज CO2 लिबरेशन। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी एंटासिड्स की, गिवन एम्प्टी स्टमक ऑन आफ्टर 1 to 2 आवर आफ्टर मील, मतलब खाने के 2-3 घंटे बाद हमने मेडिकेशन देनी है। ठीक है, या फिर एम्प्टी स्टमक देनी है या फिर खाने पीने के 1-2 घंटे बाद। थॉरली च्यूएबल टैबलेट्स। ठीक है, लिक्विड सस्पेंशन शुड शेक वेल बिफोर यूज़, ये छोटी छोटी बातें तो पता ही होती हैं। पेशेंट विद हाइपरटेंशन शुड गिवन लो सोडियम एंटासिड। ठीक है, जो पेशेंट्स पहले हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं उनको हम लो सोडियम एंटासिड देंगे, मींस कि उनको हम सोडियम बाइकार्बोनेट्स नहीं देंगे। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को हमने पहले ही बता देना अगर हमने उन्हें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया कि आपको कॉन्स्टिपेशन होएगी इसके साथ। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं तो हम उन्हें पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आपको इससे डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट H2 एंटीहिस्टामिन्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।